बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल जस्टफुल क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था, 26 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर यानी ये जो साल के हमारे पास बचे हुए 5 दिन हैं उनको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना रही है निधि मैम। कैसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करा के। देखो, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज हजारों की संख्या में निधि मैम करा चुकी और हम आपको इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जितना क्वेश्चंस हम कराए हैं पूरे यूट्यूब चैनल में कोई उतना क्वेश्चंस बायोलॉजी में नहीं कराया है कि नहीं? अगर जो बच्चा रेगुलर मेरी क्लासेस अटेंड कर रहा है उसको तो पक्का पता होगा कि निधि मैम बहुत ही ज़्यादा स्टडी कंटेंट दे चुकी है बायोलॉजी से रिलेटेड। लेकिन केवल क्वेश्चंस तो आते ही हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? टॉपिक से आते हैं। और हम लोग क्या हो चुके, टॉपिक को बिल्कुल भूल चुके। हमें पता नहीं अनुलेखन किसको कहते हैं, अनुवादन किसे कहते हैं, हर्शे और चेस का प्रयोग क्या था, वॉटसन और क्रिक का मॉडल क्या था, इंसुलिन कैसे बनता है, ये सारे टॉपिक्स हमारे दिमाग से क्या हो चुके, एकदम गायब, आउट हो चुके। तो उन सबको इन करने का काम कौन करेगा? हम ही ना करेंगे। ठीक है, जिम्मा लिए हैं बायो में 95 दिलाने का, तो उसे तो पूरा भी करना होगा। केवल ऊपरी मन से नहीं बोलना है कि हम दिलवा देंगे, आपको दिलवाना है। तो इसीलिए आज की क्लास में आपको बायोलॉजी के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अनुलेखन और अनुवादन, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले और ये आपको दिलाने वाला है 10 नंबर। तो जल्दी जल्दी आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, बाबूजान, सोना, भैया भाभी सबके साथ शेयर करो और एक बार लाइव चैट में लिख दो जय मां सरस्वती। फटाफट एक बार लाइव चैट में जयकारा लगा लो और बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, की हाल चाल, रउआ लोग कैसन बानी, केम छो, मजा मा। फटाफट आप लोग एक बार लाइव चैट में लिखो ताकि हम स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, क्लास स्टार्ट करना चाहते हो तो फटाफट शेयर करना स्टार्ट करो। नोटिफिकेशन बच्चा जा रहा है नोटिफिकेशन। ठीक है, लेकिन आप लोग प्लीज शेयर करना स्टार्ट करो। जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स में जुड़े हो, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी तक ये वीडियो क्या करो, शेयर करो। उन सबको बुला लो कि मैम अनुलेखन और अनुवादन 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हैं, फटाफट इस क्लास में आ जाए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना, ये जस्टवेल है, ये जस्टवेल का बायोलॉजी क्लास है और यहाँ पर डी से डॉग नहीं, डी से डीएनए पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल सही जगह आए हो गुरु, तुम लोगों को एकदम बायोलॉजी का मास्टर बनाकर भेजेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अब बायोलॉजी के आई थिंक टॉपर बनने के लिए तैयार है। शुरू किया जाए आज का क्लास। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार पिछली जमाने की क्लास में हम लोग घुस जाते हैं, जब आपको हमने सेंट्रल डोगमा पढ़ाया था। एग्जाम में आएगा बच्चा, सेंट्रल डोगमा क्या है? तो याद रखना, हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमारे शरीर में क्या होता है? बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे आपके शरीर में पता है कि डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ मतलब हमारे शरीर में डीएनए वह पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को मेरे अंदर लाता है। तुम लोग कभी सोचते हो कि मम्मी की तरह हम दिखाई दे रहे हैं? कभी कभी बोलते हो ना, अरे यार जैसे हमारे पापा बैठते हैं ना वैसे ही हम बैठते हैं। तो बहुत कुछ, मेरे पापा जैसे पढ़ने में तेज है वैसे हम पढ़ने में तेज है। ये सारी चीजें आप सुनते रहते हो, हमेशा ही सुनते रहते हो। ये किसके वजह से होता है? ये भाई साहब डीएनए की वजह से होता है। ठीक है, ये डीएनए क्या करता है? आनुवांशिक पदार्थ को स्थानांतरित करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। चलो ये हमको पता है, याद रखिएगा। सेंट्रल डोगमा कहता है डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। ठीक है, डीएनए क्या है? 2 धागा है। ये 2 धागा मिलकर के क्या करते हैं? एक नया धागा निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं एमआरएनए, जिसे क्या कहा जाता है? एमआरएनए कहा जाता है। और इसको क्यों बनाया जा रहा है? ऐसा नहीं कि हमारे शरीर का मन कर रहा है टाइम पास करने के लिए तो चलो यार एमआरएनए बना देते, नहीं। डीएनए एमआरएनए इसलिए बना रहा है ताकि एमआरएनए क्या कर सके? प्रोटीन बना सके। और अगर हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं होगा तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी और बुढ़ापा देखने लगेगा। ठीक है, लड़कियां जितना भी मेकअप पोत ले तब भी बुढ़ी देखने को मिलेंगी आपको। ये सब किसके वजह से होता है? प्रोटीन के वजह से। तो भैया जवान दिखना
बनना है, सुंदर दिखना है तो क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, वरना कहीं पर भी हाथ वाथ कट गया ना तो जिंदगी भर ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का काम ही होता है ना शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने का। तो यही प्रोसेस कहलाता है सेंट्रल डोगमा। इसे क्या कहते हैं याद रखिएगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। क्लियर है सभी को? यहां तक मेरी बातें यहां तक सभी को आई थिंक क्लियर होंगी। ठीक है, ओके, आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग, अभी तक हमारा शतक भी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी देखो 14 मिनट हो चुके क्लास स्टार्ट किए हुए और अभी तक हमारा शतक नहीं कंप्लीट हुआ। शतक कंप्लीट कराओ सबसे पहले शतक कंप्लीट कराइए, तब हम आगे बढ़े। ठीक है, आइए बात करते हैं सेंट्रल डोगमा की। सेंट्रल डोगमा हमारे शरीर में होने वाले कुछ परिवर्तन है। परिवर्तन कैसा? याद रखिएगा, हमारे शरीर के केंद्रक में, हमारी शरीर किससे मिलकर बनी है? कोशिकाओं से। जैसे मान लो ये हमारे मुन्ना त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, ये कौन है? इनका नाम है मुन्ना त्रिपाठी। इनका शरीर किस चीज से बना है? इनका शरीर बना है कोशिका से। कोशिका के मध्य में क्या होता है? केंद्रक होता है, और उस केंद्रक के अंदर आपको क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। और ये डीएनए क्या करता है? ये डीएनए एमआरएनए बनाने का काम कर रहा है। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एमआरएनए का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। और डीएनए से एमआरएनए बनने की इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को ही हम अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलेखन। तो कोई पूछे अनुलेखन क्या है तो आप कहोगे डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया अनुलेखन कहलाती है। या फिर क्या लिख सकते हैं? या लिख सकते हैं डीएनए के द्विकुंडलित संरचना से एक कुंडलित धागा बनने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। और क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? डीएनए में स्थित आनुवांशिक पदार्थों को एमआरएनए में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। 3 डेफिनेशन दे दिए, अपने मन से स्वाहा बोलकर जवन तुम्हारा मन करे एगो अपने एग्जाम में चिपका देना। यूपी बोर्ड में 2 नंबर में देगा अनुलेखन किसे कहते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में आपका 5 नंबर में आएगा अनुलेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो बाद में मत कहना कि निधि मैम तो पढ़ाई नहीं, निधि मैम रिवाइज कराई नहीं। करा रहे हैं तो बतिया रहे हो तुम लोग। ठीक है, जब करा रहे हैं तो बतिया रहे हो तो कैसे चलेगा? अनुलेखन हो गया। लेकिन अब इस एमआरएनए का काम क्या है? ये एमआरएनए कहाँ बना? केंद्रक में। ये चीज याद रखना, डीएनए आपका केंद्रक में बना, एमआरएनए कहाँ बना? केंद्रक में बना। लेकिन जैसे ही एमआरएनए केंद्रक में बन गए, ये एकदम ताव में आ गए। अब हम केंद्रक में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं बाहर। और ये एमआरएनए क्या होगा? एमआरएनए कोशिका द्रव्य में आकर के क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते। ठीक है, याद रखना, एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं अनुवादन। क्या कहते हैं? अनुवादन कहते हैं। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बनना अनुलेखन कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना अनुवादन कहलाता है। ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्या क्या पॉइंट है याद रखिए। डीएनए आपकी कैसी संरचना होती है? द्विकुंडलित। द्विकुंडलित का मतलब ये देखो, जैसे 2 मुही नागिन देखे हो, कभी नागिन सीरियल देखना, उसमें कूल आपस में ऐसे कभी लपेटा मारती रहती है ना, बस वैसे ही डीएनए क्या है? 2 धागा इस तरीके से लपेटा हुआ। ठीक है, ये 1 ये 2, दोनों आपस में ऐसे लपेटे होते हैं, यानी ये कैसा संरचना है? द्विकुंडलित संरचना है। डीएनए के अंदर क्या होता है? आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। ठीक है, माता पिता के लक्षण सारे गुण इसी के अंदर हैं। ये कहाँ पाया जाता है? याद रखना, ये आपका केंद्रक में स्थित होता है। ये कहाँ पे स्थित होता है? केंद्रक में स्थित होता है। सब समझ में आ गया? क्लियर है। अब एमआरएनए आपका एक कुंडलित संरचना है। डीएनए 2 धागे से मिलकर बना है और एमआरएनए केवल 1 धागे से मिलकर बना है। ठीक है, ये एक कुंडलित संरचना है।
फिर दूसरा चीज, इसमें भी हमारी आनुवांशिक सूचनाएं हैं, क्योंकि देखो डीएनए से ही ना एमआरएनए बन रहा। अब मम्मी पापा से तुम बने हो तो तुम्हारे अंदर मम्मी पापा के गुण नहीं होंगे, होंगे ना। तो बस डीएनए से एमआरएनए बना है, तो डीएनए के पास जो गुण है वो एमआरएनए के पास भी होगा, यानी इसके अंदर भी क्या होगा, आनुवांशिक सूचनाएं होंगे। ये कहाँ पर बने हैं, याद रखना, केंद्रक के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित होते हैं, केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं। लेकिन ये भाई साहब क्या होंगे, फिर निकल जाएंगे। कहाँ निकल जाएंगे, याद रखना, प्रोटीन बनाने के लिए। और प्रोटीन कहाँ बनेगा, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, प्रोटीन कहाँ बनता है, याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य में बनेगा। ठीक है, डीएनए और आरएनए आपकी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, लेकिन प्रोटीन किससे बना होता है, आपको पता होना चाहिए, पॉलीपेप्टाइड से। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, पॉलीपेप्टाइड से ये मिलकर बना होता है। ठीक है, ये इतना आपको क्लियर है। यहां तक हर बच्चे को क्लियर है, फटाफट बताओ, एक बार बताइए, क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, जो जो बाय बोलकर जा रहा है आप लोग बिल्कुल जा सकते हो, बिल्कुल जाइए। अगर आपको ये सब आ रहा है, आपको 90 नंबर नहीं लाना है, 90 प्लस मार्क्स नहीं चाहिए, तो भैया मेरे क्लास में मत रहिए। ठीक है, मेरे क्लास में वो बच्चे रहे जिनको सच में टारगेट है 90 प्लस मार्क्स लाने का एग्जाम में। ठीक है, जिनको सच में 90 प्लस मार्क्स लाना है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते, ट्रांसक्रिप्शन समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ठीक है, अब हम लोग पहले डीएनए से एमआरएनए कैसे बन रहा है उसको समझेंगे। देखो, पूरा आंसर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, एग्जाम में कैसे लिखना है उसकी चिंता आपको नहीं करनी, उसके लिए हम हैं। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम बता देंगे। अब ध्यान से फटाफट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन समझते हैं क्या। सबसे पहले सेंट्रल डोगमा में आपको दो चीजें एग्जाम के लिए तैयार करनी है। कौन कौन सा, पहला है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को हम और क्या बोलते हैं, अनुलेखन कहते हैं। याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन को अनुलेखन कहा जाता है और ट्रांसलेशन को अनुवादन कहा जाता है। ये यहाँ तक बच्चा आप सभी को क्लियर है। अब बात करेंगे सबसे पहले अनुलेखन की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, लिखना कैसे है उसके लिए वेट करना है आपको, आंसर पूरा दे देंगे। ये पीडीएफ आपके जस्ट वेल क्लासेस के ऐप पर लगवा देंगे, वहां से भी आप देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं अनुलेखन के प्रोसेस की। तो देखो कैसे होता है अनुलेखन का प्रोसेस, कैसे होता है। अनुलेखन का मतलब क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनना। याद रखना, अनुलेखन का मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना। कोई पूछे अनुलेखन क्या है तो याद रखना, डीएनए द्विकुंडलित संरचना डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से एक कुंडलित संरचना मैसेंजर आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। ये है सबसे आसान सा सवाल। ठीक है, ये सबसे आसान सा सवाल है। ओके, आ जाओ, अब हम बात करेंगे अनुलेखन होगा कैसे, कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है। देखो, ये आपका क्या है, ये आपका डीएनए है। मान लो हम लोग चले गए पप्पू के शरीर में, पप्पू के शरीर में गए, उनका डीएनए पकड़ लाए। अभी पप्पू भैया का क्या है, डीएनए है। डीएनए में क्या है, दो धागा है। डीएनए में क्या देखने को मिल रहा है, डीएनए में आपको दो धागा देखने को मिलेगा। दो धागा कैसा, एक 5' से आपका 3' होगा, एक 3' से 5' होगा। ठीक है, इस तरीके का आपका देखने को मिलेगा। ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे समझो। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, डीएनए दो धागा है, इनके बीच में क्या होता है, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। इनमें दो धागा आपको देखने को मिलेगा, एक धागा 5' से 3' होता है और एक धागा 3' से 5' होता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अनुलेखन डीएनए है, डीएनए कैसी संरचना है, द्विकुंडलित संरचना है। द्विकुंडलित मतलब इसमें दो धागे पाए जाते हैं। दो धागे में एक धागा क्या होता है, 5' से 3' होता है और दूसरा 3' से 5' होता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें होगा क्या, बड़ा आसान सा प्रक्रिया। अगर थोड़ा सा बच्चा ना, बस तुम लोग केवल हमको अपना आधा घंटा अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो एक जगह बैठ जाओ। आधे घंटे बाद कहोगे मैम अनुलेखन हमको क्लियर हो गया, अनुलेखन हमको क्लियर हो गया।
ठीक है, बस मेरी बतिया थोड़ा सा सुन लो। देखो अभी देखो यहाँ पर डीएनए में क्या है, दो धागा है। जैसे होता है ना मम्मी पापा मिलकर के एक नया संतान आपको बनाए, बस वैसे ही याद रखना है डीएनए क्या है, दो धागे से मिलकर बना है और इनके दोनों धागे क्या करते हैं, मिलकर के एक नया धागा, दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक नया धागा बनाएंगे। उस नए धागे को हम mRNA कहते हैं। अब देखो इन सब का नामकरण कर दो। जो ऊपर का धागा दिख रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या कहते हैं, नाम देखो, नाम भी तो है, जैसे मम्मी का नाम कुछ होगा, पापा का नाम कुछ होगा, वैसे ही जो धागा 5 प्राइम से 3 प्राइम है उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा जो धागा 3 प्राइम से 5 प्राइम है उसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। रुक जाओ, ठीक है, पहले का क्या नाम पड़ गया, पहले का नाम आपके सामने है कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरे का नामकरण यहां कर दिए टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और ये दोनों जो मिलकर एक धागा बनाएंगे, ये दोनों मिलकर के जो एक धागा बनाए, ठीक है, एक धागा बनाए, वो धागा कैसा होगा, वो धागा बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा होगा, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम। बस खत्म, यही अनुलेखन की प्रक्रिया। सबको आ गया, देख लो तुम सबको आ गया। हमने क्या बोला, देखो अब तुम लोग बस मेरी बातों को सुनो, आंख को अपने खोलो और ध्यान से सुनो। डीएनए का 2 धागा क्लियर है, एक धागा 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में है, दूसरा धागा 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा में है। जो 5-3 देखो, जो 5-3 दिशा में है उसका नाम है कोडिंग स्ट्रैंड, जो 3-5 की दिशा में है उसका नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड। याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है, देखो मम्मी पापा में पापा हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है, तो 5 और 3 में अगर देखो 3-5 और 5-3, 5-3 ज्यादा बड़ा है ना, 5-3, ठीक है, तो 5-3 को हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड और 3-5 को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये दोनों मिलकर एक धागा बनाए जो किसके समान है, बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के समान है, बिल्कुल हूबहू किसके समान है, कोडिंग स्ट्रैंड के समान है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर। देखो आज इतना देर हो चुका और अभी तक आपकी संख्या बच्चा बहुत ज्यादा कम है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लाने के बाद कोई बच्चा, आप किसी भी टीचर को देख लो, एक बार अनुलेखन अनुवादन पढ़ा दिया, दोबारा नहीं पढ़ाता है, लेकिन हम सोचे कि चलो तुम लोगों का रिवीजन हो जाएगा, दोबारा लेकर आए, फिर भी इतनी कम संख्या, इतना कम संख्या है, कैसे चलेगा, छोड़ो क्या ही बोले। ठीक है, तो डीएनए के 2 धागे हैं, एक धागा को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, एक धागा को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। अब देखो दोनों काम के नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों काम के नहीं है, भले ही दोनों मिलकर एक धागा बना रहे हैं, जैसे मम्मी पापा दोनों लोग मिलकर एक बच्चा, एक संतान आपको बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा काम कौन करता है, मम्मी करती है। ठीक है, मम्मी 9 महीने अपने अंदर रखी ना, तो सबसे ज्यादा योगदान किसका हुआ, माँ का हुआ। वैसे ही कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो 5 से 3 की दिशा में बना रहा है वो कौन होता है, वो होता है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम होता है क्या करना, एक धागा बनाना, वो धागा किसके जैसा होना चाहिए, बिल्कुल और बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के समान। ठीक है, याद रखिएगा वो धागा बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जो कुछ दिया होगा, ऊपर जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पे हमने एक धागा बनाया, ये देखो, ये डीएनए के 2 धागे हैं। ठीक है, दोनों धागे में क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, चलिए हम बना देते हैं। ठीक है, एक आपका क्या है 5 से 3 की दिशा में है, दूसरा आपका 3 से 5 की दिशा में है। ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब इन दोनों पर हम क्या करेंगे, कुछ लिख देते हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन। ठीक है, सबका नाम आपको पता है, डीएनए में 4 तरीके के नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं, ATGC, CGA। ठीक है, इस तरीके से इसको जोड़ देते हैं। एडेनिन गुण जुड़ता है किससे, ग्वानिन से, थाइमिन किससे जुड़ता है, एडेनिन से, ग्वानिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, ग्वानिन आपका साइटोसिन से और एडेनिन आपका थाइमिन से। ठीक है, इस तरीके से नाइट्रोजन बेसेस आपस में जुड़े, तब इन दोनों को कहा गया कि चलो तुम अब क्या करो, तुम एक धागा नया बना दो, mRNA का निर्माण कर दो। आपको पता है mRNA कैसा बनेगा, mRNA हमेशा 5-3 के जैसा, हूबहू इसके जैसा ही बना देना है। ठीक है, हूबहू क्या करना है, आपको इसके जैसा बना देना है, लेकिन याद क्या रखना है,
आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। सभी बच्चों को पता है आरएनए के अंदर क्या नहीं पाया जाता, तो आरएनए के अंदर थायमिन नहीं पाया जाता। सभी को कंफर्म है? यहां तक तो सब बच्चों को पता है ना। आरएनए के अंदर पूछा जाए क्या, आरएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसेस में से कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता, तो आप सभी को पता है। देखो डीएनए में आपका 4 नाइट्रोजन बेस और आरएनए में 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से डीएनए में? एडेनिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है और साइटोसिन। वहीं पर आरएनए में एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा, थायमिन के जगह पर यूरेसिल पाया जाएगा। बस तुमको वही काम करना है, वही काम करना है, एकदम हूबहू इनके जैसा बना दो। पहले ए टी जी सी सी जी ए, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है ना। सेम टू सेम धागा किसकी तरह बना? ऊपर वाले की तरह। बस फर्क क्या रहेगा, जहां जहां थायमिन है वहां वहां आप क्या कर दोगे? यूरेसिल कर दोगे, और ये आपका एमआरएनए तैयार हो गया। ये आपका एमआरएनए तैयार हो गया। क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने, किन किन पॉइंट पे फोकस करना, याद रखना। डीएनए में 2 धागा होता है। ऊपर वाला धागा हमारा कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, जिसके जैसा बनता है। कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब जिसके जैसा हमारा एमआरएनए बनेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब जो हमारा एमआरएनए बनाता है, इसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखा हमने? हमने ध्यान रखा डीएनए में 2 धागे हैं। आपका एक धागा 5 से 3 दिशा में होता है, दूसरा धागा 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा में होता है। ऊपर वाले धागे को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, नीचे वाले धागे को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड बिल्कुल हूबहू कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा एक धागा बनाता है। बस फर्क इतना रहता है कि इसमें जो धागा नया बना है उसमें थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुलेखन कहा जाता है। ठीक है, ये हिंदी में ही है। ठीक है, चिंता नहीं करना है, ये हिंदी में ही एक तरीके से सारा सब कुछ हिंदी में ही समझा रहे। कुछ टर्म्स इंग्लिश में ही लिखना होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, इतना तो सीख ही जाओ। ठीक है, इतना तो आप सीख ही जाओ। कूडित खंड नहीं लिखोगे, कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखो, बढ़िया लग रहा है। अब आ जाओ आगे। ये अनुलेखन की प्रक्रिया कैसे एग्जाम में लिखना है? एग्जाम में लिखना है डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना है? एग्जाम में देखो हम बताए ना, ऊपर डाल देना हेडिंग अनुलेखन बड़ा सा, फिर नीचे उसका डेफिनेशन सेंटर में लिखना। पेज में इधर से एक लाइन कर देना, मन करे तो इधर से एक लाइन कर देना, और बीच में अपना आंसर एकदम बढ़िया राइटिंग में लिखना। डीएनए की एक रज्जुक से, एक रज्जुक मतलब उसका एक धागा ही ना बना रहा है, कौन सा धागा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। याद रखना डीएनए के दोनों धागों में से कौन सा धागा आरएनए बनाता है? बोलो बोलो, तुम बोलो, जवाब दो। डीएनए के दोनों धागों में से कौन सा धागा आपका आरएनए बनाता है? तो याद रखना टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन सा आरएनए बनाता है? एमआरएनए बनाता है। वो एमआरएनए किसकी तरह होता है? कोडिंग स्ट्रैंड की तरह होता है। अंतर क्या होता है? तो कोडिंग स्ट्रैंड में जहां जहां थायमिन पाया जाता है, एमआरएनए में वहां वहां यूरेसिल पाया जाता है। देखो तुमको आ गया, देखो तुमको आ गया ना। देखो तुम सब भूल गए थे, आज रिवाइज हो गया ना, मजा आ रहा है। ठीक है, तो यही लिख देना, डीएनए की एक रज्जु से आनुवांशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। नीचे अनुलेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डीएनए से आनुवांशिक सूचनाएं एमआरएनए में स्थानांतरित होती हैं। अनुलेखन क्या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से डीएनए से क्या हो रहा है? आनुवांशिक सूचना एमआरएनए में जा रहा है। इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए एक विशेष एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, अब ये वाला जो नीचे वाला लाइन है उसको समझना है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में अनुलेखन की क्रियाविधि भी देगा। ठीक है, देखो यूपी बोर्ड में डायरेक्ट देगा अनुलेखन की क्रिया समझाइए, लेकिन बिहार बोर्ड में हमने पहले बोला पूरा क्रियाविधि दे देगा। लॉन्ग क्वेश्चन में भैया ये पक्का है दे देगा कि अनुलेखन की क्रियाविधि, यानी हमको पूरा स्टेप बताओ कैसे डीएनए के 2 धागे मिलकर एक धागे का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ कितने बच्चे कर लेंगे? जितने बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैम अगर ये सवाल मेरे पेपर में आएगा तो हम कर लेंगे? ठीक है,
और जो बच्चे बोल रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे, याद रखना बच्चा, आप यहीं पर रुकना। कोई जितना भी आपको कह दे चलो बतियाते हैं, चलो यहाँ चलो वहां, हिलना नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तुमको भटका रहा है कि तुम्हारा नंबर कम आए। इस टाइम अपने आसपास जितने भी लोगों को देख रहे हो ना, वो सब कॉम्पिटिटर है, याद रखना। बतिया तो रहे हो ठीक है, अगर तुम्हारा उससे 2% भी कम आ गया ना और तुमसे पूछा तुम्हारा कितना परसेंट आया और बोल दिए कि नहीं मेरा तो 60 आया और उसका 64 आया, सबसे ज्यादा दुख तुम ही को होगा कि अरे यार उसका 64 आ गया। तो हमेशा याद रखना, आपके अगल बगल वाला सब आपका कॉम्पिटिटर है। बातचीत दोस्ती अपने जगह, कंपटीशन अपनी जगह, ठीक है। और आपको कंपटीशन बनना है, आपको कॉम्पिटिटर बनना है दूसरों के। दूसरा आपसे डरे कहीं इसका नंबर ज्यादा ना आ जाए हमसे, ठीक है। शर्म नाम की भी चीज होती है, नहीं है तो खरीद लो जाकर दुकान पर, ठीक है। चलिए आइए अनुलेखन की बात करते हैं, अनुलेखन की प्रक्रिया कैसे हो रही है। देखो ये आपका डीएनए का क्या था, धागा था। अनुलेखन समझ में आ गया है, एमआरएनए कैसे बन रहा है, कहां से बन रहा है, कौन बना रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया कैसे होती है वो समझो। ये आपका क्या है, डीएनए का धागा है, ठीक है। अब डीएनए का, जैसे मान लो इतने बच्चे मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, 130 बच्चे अभी लाइव है, भले ही 200 बच्चे लाइव जाते थे, लेकिन आज नालायक पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, किसके चक्कर में पड़े हुए हैं। 130 बच्चे लाइव देख रहे हैं। क्या 130 में से 130 बच्चे 95% लाएंगे? 10 बच्चे। 130 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो 90 पार करेंगे, हम गारंटी दे रहे। केवल 10 बच्चे हैं जो 90 पार करेंगे। वैसे ही डीएनए का इतना बड़ा धागा है, का कुल धागा आपका एमआरएनए बना लेगा? नहीं, ठीक है। देखो क्या डीएनए का जो शुरुआत वाला भाग होता है ना, याद रखिएगा, डीएनए का स्टार्टिंग वाला भाग, जो ये भाग आपको देखने को मिल रहा है डीएनए में, डीएनए के पूरे धागे में 3 भाग होते हैं। एक शुरुआती भाग होता है, फिर एक आपका बीच वाला भाग, सेंटर वाला भाग होता है, ठीक है, और एक सबसे लास्ट में पाया जाता है। एक कहाँ पाया जाता है? सबसे अंतिम में, ठीक है। याद रखिएगा डीएनए के पूरे धागे में आपको 3 इकाइयां देखने को मिलेंगी। कितनी? 3 इकाइयां। शुरुआती वाले को बोलते हैं प्रमोटर। यहां से क्या होता है, कहानी शुरू होता है। जैसे अगर आपको रेस में दौड़ना है, ठीक है, आप लोग स्कूल में रेस वगैरह में पार्टिसिपेट करते होंगे। रेस में अगर दौड़ना होता है, यहां से मान लो मुन्ना और मुन्नी रेस में दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने के लिए क्या होगा, यहां पर एक लाइन खींचा रहता है जहां से कहा जाता है यहीं से स्टार्ट करना है। इसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इतना दूर उनको दौड़ना होता है और कहा जाएगा यहां पर जो सबसे पहले आएगा वो जीत जाएगा। इसको कहते हैं स्टॉप पॉइंट, ठीक है। कभी भी कोई रेस अगर आप लोग देखो तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट जहां से दौड़ना होगा, एक वो पॉइंट जहां पर हमको अपना रेस क्या करना होगा, खत्म करना होगा। वैसे ही डीएनए के धागे में है। डीएनए के धागे में जो सबसे शुरुआती भाग है, जहां से रेस स्टार्ट होता है, उसको प्रमोटर कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? उसको प्रमोटर कहा जाता है। जो बच्चे बोल रहे हैं हिंदी में इसको उन्नायक कहा जाता है। इसीलिए कहे ना कि कुछ कुछ चीजें अंग्रेजी वाला अच्छा है। अब उन्नायक कौन याद करेगा, प्रमोटर बल्कि बढ़िया है, प्रमोटर याद हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रमोटर के ठीक बगल में जो सबसे बड़ा वाला भाग दिखाई दे रहा है, ई होता है काम का। रेस यहां से शुरू हुआ, दोनों मिलकर रेस शुरू किए, यहां तक पूरा दौड़े और यहां पर रेस क्या कर दिए, खत्म कर दिए, ठीक है। तो जहां से रेस शुरू होता है उसको उन्नायक कहते हैं, जहां तक रेस चलता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है, यानी हिंदी में बोले तो संरचनात्मक जीन कहा जाता है। क्या कहेंगे? संरचनात्मक जीन कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फिर अगला, फिर सबसे आखिरी वाला पॉइंट जिसको हमने कहा क्या, जहां पर हमारा जो रेस है वो रुक जा रहा है, जहां पे क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, उसको कहते हैं समापक। उसको क्या कहा जाता है? समापक कहा जाता है। क्या कहेंगे? समापक कहेंगे, या फिर इंग्लिश में टर्मिनेटर कहेंगे, टर्मिनेटर, ठीक है। बस ये हो गया आपका कंप्लीट। एक डीएनए के 3 भाग होते हैं, ठीक है। अनुलेखन की प्रक्रिया में जो अनुलेखन की इकाइयां होती हैं वो 3 होती हैं। पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा आपका टर्मिनेटर, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है टर्मिनेटर।
बैक बेंचर ऋतिक मैम समझ में नहीं आ रहा है। तो ऋतिक एक बात बताओ, अगर एग्जाम में आता तो फिर क्या करते? ठीक है, जितने बच्चे बोल रहे हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आज आपको हम नहीं पढ़ाए होते ये टॉपिक और एग्जाम में आ गया होता तो तब आप क्या करते? तब आप क्या करते? वो तो मेरी बुद्धि थी कि हमको लगा कि ये टॉपिक आप लोगों को नहीं आ रहा होगा तो हम लेकर चले आए। ठीक है, अब तुम लोगों को हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, इतना याद रखना, डीएनए की 3 इकाइयां होती हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। सिर्फ अभी समझो थोड़ा थोड़ा, लास्ट तक आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या सिखाया? अनुलेखन की प्रक्रिया समझा दी। अनुलेखन की प्रक्रिया मतलब डीएनए के 2 धागे से एक धागे का बनना। जो धागा बनता है उसको एमआरएनए कहते हैं। डीएनए के दोनों धागे में से जो नीचे वाला धागा है उसको क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। यही क्या करता है? ये बिल्कुल समान हूबहू कोडिंग स्ट्रैंड जैसा एक धागा बनाता है जो बिल्कुल समान होता है। बस फर्क इतना होता है कि इसमें थाइमिन पाया जाता है, लेकिन जो हमारा नया धागा बना है उसमें थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, अब ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है वो देखो। ठीक है, यहाँ पर भी दिया है अनुलेखन की इकाइयाँ। पहला, अनुलेखन की 3 इकाइयां होती हैं, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना है वो पूरा का पूरा हम आपको यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले अनुलेखन का पूरा परिभाषा देना, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको इस तरीके से अनुलेखन की इकाइयां देना है और फिर इसके बाद इनका डेफिनेशन देना है और खत्म आपका अनुलेखन। अनुलेखन आपका क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अनुलेखन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। चलो यहां तक बताओ, सभी को क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया अंशु कुमारी, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है हम यही बोलेंगे आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखो आधे से ज्यादा बच्चे भाग गए। ठीक है, तो भाग जाने दो उनको, जब एग्जाम में आएगा फंसेंगे तब उनको समझ में आएगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे आपका प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ये आपका डीएनए का 2 धागा है। ठीक है, डीएनए का 2 धागा है। हमने क्या कहा? स्टार्टिंग वाला जो होता है, स्टार्टिंग का पॉइंट क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाएगा? प्रमोटर कहलाएगा, जहां से रेस शुरू हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रमोटर। प्रमोटर के पास एक एंजाइम पाया जाता है, बस याद रखना, प्रमोटर जहां पर है ना, प्रमोटर के पास एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम को क्या कहते हैं? पता है उस एंजाइम को क्या कहते हैं? उस एंजाइम को कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। कुछ नाम बस तुम याद रख लो, कुछ नाम आपको याद रखना है। देखो क्या क्या अनुलेखन में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। अनुलेखन में आपको याद रखना है डीएनए के 2 धागे का नाम क्या क्या है। ऊपर वाला कोडिंग स्ट्रैंड है, नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, एकदम ट्रिक में अब बता देते हैं ताकि जब एग्जाम में आए तो आपको ये पता हो कि हमको अपने आंसर में क्या क्या वर्ड डालने हैं जो एग्जामिनर ढूंढेगा। जब भी आप आंसर लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपके पूरे आंसर में से क्या क्या ढूंढेगा, कहाँ कहाँ आप कोडिंग स्ट्रैंड लिखे हो, कहाँ कहाँ टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखे हो। उसके बाद तीसरा आपका ध्यान देगा आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है? एंजाइम है। पूछेगा कि अनुलेखन की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम बनता है, तो याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनता है। फिर इसके बाद आपका क्या कौन कौन से यूनिट होते हैं, तो याद रखना डीएनए के पूरे धागे में 3 भाग होता है। क्या क्या? पहला होता है प्रमोटर, जिसको हम क्या कहते हैं? उन्नायक, हिंदी में उन्नायक कहते हैं। दूसरा होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संरचनात्मक जीन कहते हैं। जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? संरचनात्मक जीन कहा जाता है। और तीसरा आपका होता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब जहां पर प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, इसको हिंदी में समापक कहते हैं। इसके बाद क्या याद रखना है? इसके बाद याद रखना प्रमोटर के पास एक आदमी खड़ा होता है जिसको कहते हैं सिग्मा, और टर्मिनेटर के पास भी एक आदमी खड़ा होता है जिसको कहते हैं रो। इनको कहते हैं फैक्टर। क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। केवल अनुलेखन के बारे में जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे इतना के बारे में लिखना है।
अगर आप अपने आंसर में ये वर्ड्स यूज कर दिए, समझ जाना आपको आ गया। अनुलेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के दो धागे आपस में मिलकर के एक नए धागे का निर्माण करते हैं जिसको एमआरएनए कहते हैं। इस प्रक्रिया में डीएनए अपने आनुवांशिक सूचनाओं को एमआरएनए के अंदर स्थानांतरित करते हैं। फिर पूछेगा इसकी क्रियाविधि, कैसे ये प्रोसेस चल रहा है, तब लिखोगे डीएनए का दो धागा जिसमें से एक धागा आपका 5 से 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में, उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जबकि उसका दूसरा धागा जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा में है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक धागा बनाएंगे और वो धागा क्या होगा, बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के समान होगा, यानी 5 से 3 की दिशा में होगा। बिल्कुल किसके जैसा होगा, हूबहू आपका कोडिंग स्ट्रैंड के समान होगा। फर्क क्या होता है, तो इस धागे में आपका थाइमिन नहीं पाया जाता, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल स्थित होता है। थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाएगा, याद रखना, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर? चलो अब इसके बाद आगे देखो, इसके बाद आगे क्या है, अब ये प्रक्रिया कैसे स्टार्ट हो रहा है। ये डीएनए का धागा है, डीएनए के दोनों धागे, ऊपर वाले का नाम, ऊपर वाले धागे का क्या नाम है, कौन बता रहा है? कितने बच्चे, जो बच्चे बोल रहे हैं हमको समझ में आ गया, फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दीजिए। जो डीएनए में ऊपर वाला धागा है उसका क्या नाम है, कौन बता रहा है? डीएनए में ऊपर वाले धागे का क्या नाम है, याद रखना, कोडिंग स्ट्रैंड। नीचे वाले धागे का क्या नाम है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। याद रहेगा, ऊपर वाले धागे का दिशा क्या होता है, 5 से 3 की तरफ, यानी बड़े से छोटे की तरफ, और नीचे वाले का छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, जो नया धागा बनेगा उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा बिल्कुल और बिल्कुल ऊपर वाले धागे के समान होगा, यानी 5 से 3 की तरफ होगा। ये प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, एक एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, एक एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम आपका डीएनए के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, डीएनए के अंदर डाल दिया गया। ये डीएनए के अंदर कहां पर जाएगा, शुरुआत में जहां पर प्रमोटर है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से रेस दौड़ना स्टार्ट करेगा ना, ये प्रमोटर के पास आकर खड़ा हो गया। ठीक है, प्रमोटर का मतलब आपको हमने बताया कि पूरे डीएनए में, पूरे जितने भी आपको ये जब चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे ना 64 कोड होते हैं। जेनेटिक कोड कितने होते हैं, 64 होते हैं। और कोई भी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, AUG से। ठीक है, AUG का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, जो आपकी प्रक्रिया को क्या करती है, शुरू करती है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, तुम सबको पता है AUG से क्या होता है, आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। AUG से आपका प्रोसेस क्या होता है, याद रखना बच्चा, ये देखो मत भूल जाना। ठीक है, AUG जहां पर भी दिखेगा याद रखना वहां से प्रक्रिया स्टार्ट होगा और इसी को प्रमोटर कहते हैं। अब ये भाई साहब को दौड़ना है, लेकिन ये दौड़े कैसे, कोई ढकेलेगा तब ना दौड़ेगा। तो ढकेलने के लिए यहाँ पर एक फैक्टर पाया जाता है जिसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को नीचे भेज देगा, ढकेल देगा। अब आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही ढकेलाएगा ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन बेसेस जो आपस में जुड़े थे ना, उन सब को तोड़ता हुआ, उन सब को क्या करता हुआ, तोड़ता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। और जैसे ही कहां पर समापक के पास पहुंचेगा, टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा, वहां पर एक रो नाम का आदमी, रो नाम का फैक्टर होगा जो क्या कहेगा, कहेगा अब रुक जाओ, हमारा धागा बन गया, हमारा धागा क्या हो गया, बन गया। बस अनुलेखन की प्रक्रिया खत्म, अनुलेखन की प्रक्रिया आपका खत्म हो चुका। केवल यही था, केवल यही था बच्चा, बाकी आपको कुछ नहीं करना था। ठीक है, अनुलेखन की प्रक्रिया यही है, सिंपल सा पूरा प्रोसेस है कि डीएनए के दो धागे, ठीक है, डीएनए का दो धागा क्या कर रहा है, मिल करके एक धागा बना रहा है जिसको एमआरएनए कहते हैं। इसकी दिशा 5 से 3 की तरफ होती है। ठीक है, डीएनए का ऊपर वाला धागा कोडिंग स्ट्रैंड, नीचे वाला धागा आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, याद रखना अनुलेखन की प्रक्रिया जहाँ से शुरू होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं।
ये प्रमोटर के पास सिग्मा नाम का एक फैक्टर होता है जो प्रक्रिया को शुरू करता है। ठीक है, फिर याद रखना जहां पर प्रोसेस खत्म होता है, जहां पर अनुलेखन की प्रक्रिया खत्म होती है, उस जगह को टर्मिनेटर कहते हैं। और उस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए कौन फैक्टर पाया जाता है? तो रो फैक्टर पाया जाता है। देखो नाम याद रखना, टर्मिनेटर पर रो फैक्टर पाया जाता है और प्रमोटर पर सिग्मा फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम आपका धागा बना रहा है? तो उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। ये आपका पूरा अनुलेखन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। ठीक है, आरएनए एमआरएनए बनने की प्रक्रिया खत्म। ठीक है, ये बताओ किसको किसको समझ में आया? कितने बच्चों को? मैम ओनली वन क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम? मैम बैक बेंचर ऋतिक जी, समझाना है केवल। अगर हमको लिखना होता, बाकियों की तरह हम लिख कर लाए होते और करके हम चले गए होते, लेकिन आपको समझाना भी तो है। अगर नहीं समझाएंगे तो आपका तो मैसेज आ ही रहा है मैम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो समझाना भी तो है हमको। अब बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? ठीक है, कितने बच्चे बोल रहे हैं मैम स्ट्रक्चरल जीन का क्या वर्क हुआ यहाँ? बहुत बढ़िया लावण्या जी, बहुत बढ़िया। देखो स्टार्टिंग में जो प्रमोटर है वो क्या कर रहा है? प्रक्रिया को शुरू कर रहा है। टर्मिनेटर क्या कर रहा है? प्रक्रिया को समाप्त कर रहा है। जो बीच में आपका भाग बच रहा है वो स्ट्रक्चरल जीन है, वही तो आपका धागा बना रहा है। यहाँ पर तो शुरू ही हो रहा, यहाँ पर खत्म ही हो रहा, तो धागा बना कौन रहा है? धागा बना रहा है डीएनए का स्ट्रक्चरल जीन वाला भाग। जो इतना दूर का भाग है ना, वो क्या करता है? वो आपका बिल्कुल हूबहू कोडिंग स्ट्रैंड जैसा एक धागा बना करके दे देता है कि लो भैया फटाफट ये धागा बन गया है। अब टर्मिनेटर क्या करेगा? तुरंत जैसे ही धागा तैयार हो गया रोक देगा, कहेगा अब बस कहानी खत्म। ठीक है, और किसी बच्चे के मन में कोई सवाल? और किसी बच्चे का कोई सवाल? यूपीएससी क्वीन क्लियर है दीदू जी, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, हमें लग रहा अब यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब एग्जाम में लिखना कैसे ये समझ लो, एग्जाम में कैसे लिखना है अब आपको ये भी पता होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि हम मैम आई लिखवाई चली गई, पढ़ा कर चली गई। देखो एग्जाम में स्टार्ट करना है, सबसे पहले अनुलेखन का डेफिनेशन जो डाल दोगे, किस तरीके से लिख देना अनुलेखन के बारे में कि डीएनए की एक रज्जु से आनुवांशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डीएनए से आनुवांशिक सूचनाएं एमआरएनए में स्थानांतरित होती हैं। फिर इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए एक विशेष एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति आवश्यक है। जो आपको नया धागा देखने को मिल रहा है, एमआरएनए धागा देखने को मिल रहा है, वो किसके वजह से बनता है? एंजाइम। कौन से एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज की वजह से। फिर अनुलेखन में सबसे पहले डीएनए के दोनों रज्जु अकुंडलित होकर खुल जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा? जो डीएनए के दोनों धागे चिपके हुए थे वो खुल जाएंगे। सबसे पहला स्टेप, डीएनए का दोनों धागों में से एक धागा क्या हो गया? दोनों धागे अलग अलग हो गए। उसके बाद और फिर इनमें से एक रज्जु टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फिर दोनों धागे में से जो नीचे वाला धागा है वो क्या करता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है, क्योंकि वही क्या कर रहा है? एकदम हूबहू ऊपर वाले की तरह एक नया धागा बना रहा है। इस रज्जु पर एमआरएनए के समान ही न्यूक्लियोटाइडों का क्रम पाया जाता है, और जो नया धागा बना है वो बिल्कुल किसकी तरह होगा? कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे होगा। जो जो पॉइंट हम आपको बताए हैं सेम वही पॉइंट हम लिख कर लाए हैं, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे मैम बताई कुछ है लिखवाई कुछ है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसके बाद आपको क्या करना है? ठीक है, देन आपको फिर लिखना है अनुलेखन की इकाइयाँ। अनुलेखन की 3 इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी? उन्नायक, जिसको प्रमोटर कहते हैं, ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा। दूसरा संरचनात्मक जीन, जिसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, और तीसरा आपका क्या है? समापक, जिसको अंग्रेजी में टर्मिनेटर कहते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और सबके बारे में लिखेंगे। संरचनात्मक जीन, अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जु का ही भाग है। डीएनए के दोनों धागों का ही एक भाग है। कौन? संरचनात्मक जीन। ठीक है, डीएनए रज्जु विपरीत ध्रुवता की ओर होते हैं।
जो डीएनए के रज्जु के दोनों धागे हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग। एक आपका 5 से 3 की तरफ है तो दूसरा कैसा होगा, 3 से 5 की तरफ होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, अलग अलग ध्रुवता की तरफ है। इसलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलीकरण केवल एक दिशा 5 से 3 की ओर उत्प्रेरित करता है। इसीलिए हमारा जो एंजाइम था, कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या कर रहा है, एक ऐसा धागा बनाएगा जो कैसा होगा, बिल्कुल 5 से 3 की तरफ। क्योंकि देखो दोनों अलग अलग है, अब दोनों सेम होते तो चलो दोनों बना देता, लेकिन दोनों अलग अलग है। इसीलिए हमारा आरएनए पॉलीमरेज कहता है ऊपर वाला जैसा है वैसा ही हम एक धागा बना दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसे टेम्पलेट रज्जु कहते हैं। इसीलिए जो नीचे वाला धागा है उसे क्या कहा जाता है, टेम्पलेट रज्जु कहा जाता है। दूसरी रज्जु जिसमें ध्रुवता 5 से 3 की तरफ है उसे हम कूटलेखन रज्जु कहते हैं। और ऊपर वाला क्या कहलाता है, कूटलेखन रज्जु। हिंदी में कुछ बच्चे बोल रहे थे ना, हिंदी में नीचे वाले को टेम्पलेट रज्जु, ऊपर वाले को कूटलेखन रज्जु कहते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो इस तरीके से, देखो इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं है, अपने मन से ले लेना, ए टी टी जी सी सी, तो एक नया धागा क्या बनेगा, आपका नया धागा बनेगा। एडेनिन किससे जुड़ता है, एडेनिन आपका ग्वानिन से जुड़ता है, थाइमिन आपका साइटोसिन से। ठीक है, सॉरी, ठीक है, एडेनिन ग्वानिन से जुड़ता है, थाइमिन आपका किससे जुड़ता है, एडेनिन से। अच्छा रुको, यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। एडेनिन थाइमिन से जुड़ा, थाइमिन एडेनिन से जुड़ा, फिर थाइमिन एडेनिन से जुड़ा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा, फिर साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा। ठीक है, ये आपके क्या है, डीएनए के 2 धागे हैं, ये मिल करके एक धागा बनाएगा। वो धागा कैसा होगा, बिल्कुल ऊपर वाले की जैसा। ठीक है, जैसा ऊपर वाला है एकदम वैसा, बस फर्क क्या रहेगा, जहाँ जहाँ इसके थाइमिन दिया है वहाँ वहाँ यूरेसिल होगा, वहाँ वहाँ क्या होगा, यूरेसिल होगा। तो आप बना दोगे इस तरीके से ना, ऊपर को लिख देना, ये एक धागा है, इसको कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, नीचे वाला क्या कहलाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। दोनों मिलकर के एक नया धागा बनाए। ठीक है, जिसको mRNA कहा गया, वो बिल्कुल ऊपर वाले के समान है। ए रहेगा, थाइमिन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, केवल थाइमिन की जगह पर आपको यूरेसिल कर देना है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, फिर जब संरचनात्मक जीन के बारे में लिखोगे तो देन आप किसके बारे में लिखोगे, उन्नायक के बारे में, प्रमोटर। क्या लिखेंगे, उन्नायक जीन एक डीएनए अनुक्रम है, ये भी डीएनए का एक भाग है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। ठीक है, पूछा जाए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता कहाँ है, कहाँ से अपना रेस स्टार्ट करता है, तो याद रखना डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलेखन है। और इस प्रक्रिया में एक एंजाइम बहुत सहायता करता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये एंजाइम डीएनए के उन्नायक स्थल पर जुड़ता है। अनुलेखन इकाई में स्थित उन्नायक कूटलेखन एवं टेम्पलेट रज्जु का निर्धारण करता है। और कैसे, अब देखो ये हमारा क्या है, ये मान लो हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। अब इसको 2 धागों को बीच में रख दिया गया। अब इसको कैसे पता चले कि हमको नीचे वाले की तरह बनाना है कि ऊपर वाले की तरह, वो कौन बताता है, वो बताता है आपका जो ये प्रमोटर है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए का वह भाग जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है या फिर जहां पर सिग्मा फैक्टर उपस्थित होता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उन्नायक कहते हैं। और यही बताता है कि आपको धागा किसके जैसा बनाना है। ठीक है, यही बताएगा कि आप, यही बताएगा आपको कि डीएनए का धागा किसके जैसा आपको बनाना है। क्लियर, ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पूरी तरीके से हमने क्या कर दिया, कंप्लीट। लास्ट में समापक के बारे में वो भी पूरा लिख दिया। क्या देखो, इतना नहीं लिखना तो आप लिख देना डीएनए का वह भाग जहां पर अनुलेखन की प्रक्रिया रुक जाती है, वहां पर रो नामक एक फैक्टर उपस्थित होता है जो आरएनए पॉलीमरेज को एमआरएनए बनने से रोक देता है। और यहां से आपका एमआरएनए जो नया धागा बना है, जो बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के समान है, वो क्या होगा, डीएनए से बाहर निकल जाएगा, केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है और ये प्रक्रिया समाप्त हो गई। ठीक है मैम, 1 जनवरी से पूरा मजा आएगा मैम, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या आजाद यादव जी, देखो बच्चा हम तो सोचे थे अभी से ही स्टार्ट करें, लेकिन आप लोगों का जो कहते हैं ना, क्या कहेंगे पता नहीं, हमको याद नहीं आ रहा, वो वर्ड नहीं याद आ रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्स, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही बकवास आ रहा है।
ठीक है, मेरा इतना मन था कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस दें। ये टॉपिक पे बच्चा सच में पूरे यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं दिया। कोई भी टीचर अनुलेखन अनुवादन पढ़ाने को तैयार नहीं है कि दोनों एक क्लास में खत्म हो जाए, लेकिन हम लेकर आए। फिर भी इतना गंदा रिस्पॉन्स हम सोचे भी नहीं थे कि इतना गंदा रिस्पॉन्स आप लोग दोगे। सोचे थे कि आज कम से कम 200 तक तो पहुंचोगे। ठीक है, 250 की संख्या चाहते हैं, लेकिन वो 250 तो कभी हमें लग रहा है आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका अनुलेखन समाप्त हो गया। पहले बता दो अनुलेखन कितने बच्चों को क्लियर हो गया, फिर अनुवादन पे पहुंचा जाए। ठीक है मैम, शॉर्ट में बताइए ना, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं लिख पाएंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा नालायक, 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर में कितनी सा लिख कर आओगे? 5 नंबर में अगर आपको कितना लिखने को बोला गया है, आप क्या किए? केवल सबसे पहले अनुलेखन का डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, देखो जब भी अनुलेखन के बारे में आएगा सबसे पहले अनुलेखन का डेफिनेशन लिखना, फिर अनुलेखन की इकाइयों के बारे में लिखना। ठीक है, अनुलेखन की इकाइयों का नाम लिखना, केवल नाम, और फिर तीनों के बारे में समझा देना। ठीक है, किसके किसके बारे में? सबसे पहले आपका प्रमोटर है, प्रमोटर के बाद आपका स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, देन आपका क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है, और उसके बाद आपका टर्मिनेटर है। बस ये आपका अनुलेखन खत्म। ठीक है, केवल आपके अगर एग्जाम में अनुलेखन आता है इतना लिखना है, अनुलेखन की परिभाषा, अनुलेखन की इकाइयों में जो जो नाम है, जो जो एंजाइम इस्तेमाल किए गए हैं उनका नाम लिखना, फिर प्रमोटर के बारे में, स्ट्रक्चरल जीन के बारे में और टर्मिनेटर के बारे में, और कहानी आपका खत्म। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अनुवादन पढ़ने वाले हैं। अनुवादन के लिए तैयार हो? फटाफट बताओ, क्या सभी बच्चे अनुवादन, यानी अब हम लोग देखेंगे ये mRNA बन तो गया। ठीक है, हमने क्या बोला? सेंट्रल डोग्मा में हमने आपको क्या बताया? आपको सेंट्रल डोग्मा में बताया कि सबसे पहले क्या हो रहा है? डीएनए से mRNA बन रहा है। डीएनए से क्या बन गया? आपका mRNA बन गया, और ये प्रोसेस आपको पता चल गया कि डीएनए से mRNA कैसे बना। ठीक है, सभी बच्चे अब एग्जाम में कर लेंगे कि डीएनए से mRNA कैसे बना। तो डीएनए के 2 धागे थे, दोनों धागे में से ऊपर वाला धागा कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? देखो स्टेप अगर लिखना हो, क्रियाविधि, एग्जाम में आ जाए अनुलेखन की क्रियाविधि, तो आप लिखना सर्वप्रथम डीएनए अपने आप को, डीएनए के दोनों धागे अलग हो जाते हैं, फिर डीएनए के प्रमोटर पर एक एंजाइम जुड़ जाता है जिसको आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज आपका क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले कोडिंग स्ट्रैंड को पहचानता है। कोडिंग स्ट्रैंड को पहचानने के बाद हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसको कौन मिल जाएगा? उसको सिग्मा फैक्टर मिल जाएगा जो प्रक्रिया को स्टार्ट कर देगा। फिर वो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से स्ट्रक्चरल जीन में आएगा, जहां पर एक धागा बनाएगा जो बिल्कुल क्या होगा? कोडिंग स्ट्रैंड के समान होगा। जैसे ही वो धागा पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, डीएनए की प्रक्रिया टर्मिनेटर पर आने के बाद रुक जाती है। यहाँ पर रो नामक एक फैक्टर है जो प्रक्रिया को रोक देता है। बस यही आपकी क्रियाविधि है। इतना लिख कर समझा देना अपने शब्दों में, आपका खत्म। अब ये mRNA बन तो गया, लेकिन ये mRNA कैसा है? ये mRNA याद रखना, जो mRNA बना है वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है। जैसे अगर एक बच्चा बन गया है, ठीक है, मान लो अभी मम्मी जो है या फिर कोई भी औरत है 9 महीने की डिलीवरी के बाद एक संतान उत्पन्न की, ठीक है, तो वो बच्चा पूरी तरीके से क्या है? मैच्योर नहीं होता। ऐसा नहीं कि पैदा होते उसको पता चल गया मम्मी कौन पापा कौन, उसको टाइम लगता है ना। वैसे ही जो हमारा धागा बना है वो क्या है? ये भी इमेच्योर है। इमेच्योर कैसे? ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? इसके ना जो धागा बना है उसका आधा भाग परिपक्व होता है और आधा भाग अपरिपक्व होता है, यानी इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है एक्सॉन और एक होता है आपका इंट्रॉन। ठीक है, एक्सॉन और इंट्रॉन। जो एक्सॉन है वो क्या होगा? परिपक्व होगा। एक्सॉन भाग क्या होगा? एमसीक्यू में भी देगा, एमसीक्यू में भी देगा। mRNA का एक्सॉन भाग कैसा होता है? तो याद रखना वो परिपक्व होता है, यानी ये आपका प्रोटीन बनाने के लिए तैयार है। लेकिन जो इंट्रॉन भाग है वो अपरिपक्व होता है, अर्थात ये प्रोटीन बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और सारे एक्सॉन को आपस में जोड़ देंगे, और सारे एक्सॉन को आपस में जोड़ करके जो एक नया धागा हमको मिलेगा इसी को कहते हैं mRNA।
यही धागा क्या कहलाता है? मैसेंजर आरएनए, क्योंकि ये क्या है? ये पूरी तरीके से परिपक्व है। किस चीज के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए? तो याद रखना, परिपक्व बनाने के लिए। क्लियर है? फटाफट बताओ, सभी को क्लियर है? क्लियर है। रोशन कुमार बच्चा, आई थिंक आप ये पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो इस वजह से। ठीक है, अगर इतने बेसिक लेवल से हम आज ये खत्म किए, अगर फिर भी नहीं समझ में आया ना, तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, जिन बच्चे को नहीं समझ में आए, कम से कम ये वीडियो 2 से 3 बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 2 से 3 बार देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैम पीडीएफ क्यों नहीं लग रहा? सोनाली के लिए पीडीएफ लग रहा है जस्टफुल क्लासेस के ऐप पर। अब हम स्टार्ट करेंगे अनुवादन। अनुवादन क्या है? सबसे पहले याद रखना, अनुवादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है। अब जो ये एमआरएनए बन गया है ना, ये कहाँ पे बना? केंद्रक में बना, लेकिन बनते ही कहाँ पहुंच जाएगा? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, बनते ही कहाँ चला जाएगा? ये हमारी कोशिका थी, कोशिका के मध्य में केंद्रक था, केंद्रक के अंदर क्या हुआ? डीएनए से आपका एमआरएनए बना। डीएनए से क्या बन गया? एमआरएनए बन गया। जैसे ही एमआरएनए बन गया, ये क्या हो गया? तुरंत भाग आया कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में। अब कोशिका द्रव्य में अनुवादन की प्रक्रिया होगी। अब अनुवादन समझो ध्यान से, ये बहुत हार्ड है, अनुवादन बहुत हार्ड है। एग्जाम में कैसे लिखना है केवल वो प्रोसेस बता रहे, ध्यान से सुनना। अनुवादन की प्रक्रिया कैसी है? तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाती है। इसको और क्या लिख सकते हैं? याद रखिएगा, आरएनए आपका किस चीज से मिलकर बना होता है? आरएनए आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है, यानी ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। याद रहेगा इतना? ठीक है, कोई पूछे आरएनए किस चीज से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे आरएनए ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। क्लियर है? और वैसे ही प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना है? ढेर सारे पेप्टाइड से, यानी लिख सकते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब ढेर सारा होता है, पॉलीपेप्टाइड। तो बस पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना से पॉलीपेप्टाइड बनने की संरचना प्रक्रिया अनुवादन कहलाती है। खत्म आपका अनुवादन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई। बहुत इजी था। ठीक है, बस समझने की देर है बच्चा, केवल समझने की देर है। ठीक है, केवल समझने की देर है। अब देखो अनुवादन की प्रक्रिया कैसे हम आपको समझाते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, पूरा प्रक्रिया ध्यान से सुनना। अनुवादन की प्रक्रिया, ठीक है, अनुवादन की प्रक्रिया देखो कैसे कैसे होगा। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहला प्रोसेस जल्दी से देख लो क्या है। फर्स्ट प्रोसेस आपका अनुवादन की प्रक्रिया में जो पहला स्टेप है वो है अमीनो अम्ल का सक्रियण। ठीक है, हमारे शरीर में आपको पता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहाँ पर स्थित होते हैं? वो हमारे कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में भरे होते हैं। तो सबसे पहले वो सक्रिय होते हैं। दूसरा स्टेप, जब वो खुद सक्रिय हो जाते हैं ना, तो वो टीआरएनए से जुड़ करके उसको भी सक्रिय कर देते हैं। टीआरएनए से जुड़कर उसे भी सक्रिय कर देते हैं। इसको लिख लो। ठीक है, ये पॉइंट लिख दो। अगर अनुवादन की प्रक्रिया आ जाए एग्जाम में कि अनुवादन की क्रिया विधि समझाइए, तो आप लिख देना अनुवादन की, पहले डेफिनेशन लिखना अनुवादन किसको कहते हैं, फिर लिखना अनुवादन की क्रिया विधि, और उसमें लिखना पहला अमीनो अम्ल का सक्रियण, दूसरा टीआरएनए से जुड़कर उसे सक्रिय करना, उसे सक्रिय करना। ठीक है, ये आपका क्या है? दूसरा प्रोसेस है। फिर तीसरा प्रोसेस क्या है? ठीक है, तीसरा आपका है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन, बनना स्टार्ट होना। ठीक है, बनना स्टार्ट होना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन। ठीक है, और आपको पता है डीएनए में
जब भी बात आपकी कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ होने की है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा AUG से, AUG या फिर GUG। हर बच्चे को याद रखना है। देखो एग्जाम में तुमको ये पूछेगा, 1 नंबर के सवाल में देगा कि आपका प्रारंभन कूट कौन कौन सा है। टोटल 64 कूट होते हैं, 64 में से AUG GUG इनको क्या कहते हैं? प्रारंभन कोट कहते हैं। यहां से आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। फिर चौथा प्रोसेस क्या है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घाकरण। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घाकरण, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घाकरण। और लास्ट में क्या होगा? समापन। स्टार्ट हुआ है तो रुकना भी तो जरूरी है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन, श्रृंखला का समापन। और समाप्त कौन करेगा? जल्दी जल्दी बताओ तो, समाप्त कौन करेगा? समापन कोड करेगा। जल्दी बताइए कितने बच्चों को समापन कोड का नाम पता है? क्या कोई बच्चा? तुम लोग अपने आप को बहुत तेज समझ रहे हो ना, तभी तो सारे बच्चे नई क्लास अटेंड कर रहे हो। ठीक है मैम, MP बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। बहुत बहुत बढ़िया। देखो अभी तक में लावण्या का रिस्पॉन्स हमको काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो सवाल भी कर रही हैं, जवाब भी दे रही हैं, ये अच्छी चीज है। बाकी सारे बच्चे, बाकी कोई बताएगा? कोई बच्चा इसका जवाब दो पहले हमको कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन कौन करेगा? समापन कोड करेगा। उस समापन कोड का नाम क्या है, ये कौन बताएगा? ठीक है, फटाफट बताओ समापन कोड का नाम। AUG GUG, ये बच्चा ये तो नहीं है। कौन है लड़का? एंजल साक्षी जी, ये तो आपका स्टार्टिंग कोड है ना, ये शुरुआत करता है। जहां पर भी आपको ये दिख जाए AUG या फिर GUG, याद रखना प्रक्रिया वहीं से शुरू होगी। और समाप्त कौन करेगा? समाप्त करने के लिए 3 है। कौन कौन? पहला है UAA, UA, फिर दूसरा UGA और तीसरा UAJ। बस खत्म। ठीक है, यही आपका क्या है? प्रोसेस है। ये पूरा का पूरा क्या है? अनुवादन का प्रोसेस है। अगर कोई पूछे अनुवादन की प्रक्रिया क्या है, तो अनुवादन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें mRNA के धागे से आपका प्रोटीन बन रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को हम अनुवादन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में रूपांतरित हो जाती है। खत्म। अब इसमें कोई पूछे इसकी क्रियाविधि समझाओ। सर्वप्रथम हमारा अमीनो अम्ल सक्रिय होता है, देन वो क्या करता है? tRNA से जुड़ करके उसे सक्रिय कर देता है। तीसरा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन, ये जैसे ही सक्रिय हो जाएगा तुरंत क्या करेगा? ये जाकर के प्रारंभन कोड के यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? प्रारंभन कोड के यहाँ जुड़ जाएगा। फिर आपका प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही mRNA में आपको ये दिख जाए UAA, UGA, UAG, वो रुक जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा? ये प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक जाएगी। क्लियर है। आइए इसको देख लेते हैं कैसे हो रहा है, ये प्रक्रिया कैसे हो रहा है। देखो सबसे पहले क्या हुआ? आपका mRNA बना। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला? ये आपका mRNA बन गया। इसको क्या कहते हैं? मैसेंजर RNA कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? mRNA यानी मैसेंजर RNA। ठीक है, इसमें आपका मान लो यहाँ पर शुरुआत में क्या दिया है? AUG दिया है। ठीक है, AUG दिया है। ये आपका कहाँ पर है? कोशिका द्रव्य के अंदर है। कोशिका द्रव्य के अंदर यहाँ पर ढेर सारे अमीनो अम्ल है। प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? जब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, तब जाकर आपका प्रोटीन बनता है। ये चीज तुमको पता है। अब आगे देखो, पूरे कोशिका द्रव्य में इस तरीके से क्या है? अमीनो अम्ल पड़े हुए हैं। अब ये अमीनो अम्ल सबसे पहले क्या होंगे? आराम से सोए थे, अचानक से जाग गए, अरे हमको तो प्रोटीन बनाना है। ठीक है, ये अमीनो अम्ल कोशिका द्रव्य के अंदर छितराए हुए थे, तुरंत जाग जाएंगे, अरे हमको प्रोटीन बनाना है। और प्रोटीन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? पहला तीनों RNA कितने प्रकार के होते हैं? RNA, जिसका पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये 3 प्रकार के होते हैं। mRNA, ठीक है, दूसरा आपका होता है tRNA,
और तीसरा होता है आरआरएनए। ठीक है, ये आरआरएनए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में अलग अलग होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसे जीव जो निम्न कोटि के हैं। ठीक है, उनमें आपका अलग आरआरएनए पाया जाता है, और हम लोग कैसे जीव है, यूकैरियोटिक जीव है, हमारे में आरएनए अलग प्रकार का होता है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को हम समझें। आइए अब हम क्या करने वाले, इस प्रक्रिया को समझने वाले कि ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले ये आपका एमआरएनए धागा है। अब एमआरएनए धागा के क्या होता है, जो आरआरएनए है ना, आरआरएनए कौन सा, हमारे शरीर में कौन सा आरआरएनए पाया जाता है, एटीएस। ये एटीएस कैसा होता है, दो खंडों में, एक छोटा टुकड़ा एक बड़े टुकड़े में टूटा होता है। ठीक है, छोटा टुकड़ा आपको याद रखना है, आरआरएनए के दो भाग होते हैं। कितने भाग, सबको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, सबको क्लियर होगा। आपके दो खंडों में टूटा होता है, एक होता है 60S और एक होता है 40S। इस S का मतलब सेडिमेंटेशन होता है, एक बड़ा टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा। सबसे पहले आरआरएनए का एक बड़ा टुकड़ा ऊपर की तरफ जुड़ जाएगा और नीचे की तरफ एक छोटा टुकड़ा जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले क्या किया हमने, एमआरएनए का धागा देखा, उस धागे से हम क्या करेंगे, हम अपने जो ये राइबोसोम आरएनए है, इसका नाम पूरा क्या है, राइबोसोमल आरएनए, ये आकर के जुड़ जाएगा। कहाँ पे जुड़ेगा, प्रारंभन कोड पर, जहां पर भी उसको AUG दिख गया वो वहां पर जुड़ जाएगा। याद रखना, इस राइबोसोम आरएनए के पास दो कुर्सियां होती हैं। कितनी कुर्सियां, दो कुर्सियां होती हैं। ठीक है, एक तरीके से बोला तीन कुर्सियां होती हैं, एक जो होता है एग्जिट होता है, इससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये आपका आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा तब तक जब तक लास्ट वाला, लास्ट में कौन पाया जाएगा, UAG। ठीक है, कोई सा भी पाया जा सकता है, UAG, UGA या फिर UAA। ये तीनों के तीनों क्या है, समापन कोड। इन तीनों में से जो भी जहां पर भी दिख जाएगा, प्रोसेस वहीं पर रुक जाता है। प्रोसेस वहीं पर क्या होगा, रुक जाएगा। क्लियर है, चलो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, हमें लग रहा है यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए, बहुत आसान सा है। थोड़ा हमको लगा था केवल रिवीजन कराना है, बट हमें अब पता चल रहा है तुम लोगों को रिवीजन नहीं, पूरा का पूरा पढ़ाना है। ठीक है, तुम लोग रट्टू तोता बन चुके हो, केवल लिखा लिखाया मिल रहा है वो रट रहे हो। ठीक है, समझने की कोशिश कोई बच्चा नहीं कर रहा कि क्यों ये प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है। यानी 12th के बाद आगे आप लोग सोचे ही नहीं हो कि आगे करना क्या है। ठीक है, जो बच्चा 12th के बाद बॉटनी जूलॉजी पढ़ने वाला है उसको तो ये पूरा आना चाहिए अच्छे से, वरना BSc ग्रेजुएशन में करोगे क्या, नीट में इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या बताया आपको कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, फिर आपका होता है ट्रांसफर आरएनए और तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। अनुवादन की प्रक्रिया में तीनों आरएनए योगदान देते हैं। कैसे, सबसे पहले आपका मैसेंजर आरएनए क्या होगा, बन करके कोशिका द्रव्य में आ जाएगा। उसके बाद हमारा राइबोसोम आरएनए क्या होगा, अपने दोनों टुकड़ों को लेकर के जुड़ जाएगा। कहाँ पर, मैसेंजर आरएनए के प्रारंभन कोड पर। अब यहाँ पर 3 कुर्सियां हैं, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 कुर्सियां, E, P और A, इसका नाम, इन सब का नाम रख दिए EPA। ठीक है, P से आपका पेप्टाइल स्थल होता है। ठीक है, नाम भी लिख देते हैं, P से आपका पेप्टाइल स्थल। ठीक है, A से आपका एसिल स्थल होता है। ठीक है, ताकि ये मत कहना कि मैम आप EPA लिख तो दी, हमको पता ही नहीं है क्या। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैम जी कल वाला 3 का सवाल बचा है, कौन सा बच्चा सिट्टू, पहले एक बार इसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, जो बचा है। ठीक है, बस थोड़ा सा ये भी बचा है, प्रोसेस बस खत्म हो चुका है। अनुवादन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका अमीनो अम्ल सक्रिय होगा, फिर वो tRNA से जुड़ जाएगा। tRNA से कौन जुड़ जाएगा, tRNA देखो आपका कुछ इस प्रकार का होता है, याद रखना tRNA का संरचना सभी बच्चों को बनाने आना चाहिए, एग्जाम में देगा, एग्जाम में आपको tRNA बनाने को देगा तो बनाने आना चाहिए। बाद में ये मत कहना कि मैम आप तो आज तक बताई ही नहीं tRNA बनता कैसे है।
ठीक है, टीआरएनए का संरचना 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, लिख कर ले लो। ठीक है, टीआरएनए कुछ इस प्रकार का होता है, नीचे वाला जो होता है उसको एंटीकोडॉन कहते हैं। इसमें आपको 1 2 3 4 5 भुजाएं देखने को मिल रही हैं। सबसे नीचे वाला भुजा कौन होता है? एंटीकोडॉन भुजा होता है। ये भुजा क्या करता है? ये भुजा ही आपका आ करके इन कोडों से जुड़ जाएगा, ये कोडों से जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर आ करके बैठ गया, ठीक है, मान लो ये हमारा कोई टीआरएनए बेचारा घूम रहा था, अब ये घूम ही रहा था चुपचाप, लेकिन इससे हमारा अमीनो अम्ल आके जुड़ गया। अब जैसे ही अमीनो अम्ल इसके सर पर आकर बैठ गया, ये तुरंत क्या होगा? सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय का मतलब इसको पता चल जाएगा अब हमको भागना है। ये तुरंत आ करके कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ पर पी वाले स्थल पर। ठीक है, यहाँ बैठ करके पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? नीचे, कि मेरे नीचे क्या दिया है? इसके नीचे दिया है AUG, और आपको पता है AUG कौन सा अमीनो अम्ल बनाता है? मिथियोनिन बनाता है। ठीक है, AUG कौन सा बनाता है? याद रखना, मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल बनाता है। तो ये भी फटाफट क्या करेगा? अपने ऊपर मिथियोनिन को जोड़ देगा, और जोड़ने के बाद जैसे ही बाहर निकलेगा ये तो बेचारा नीचे गिर जाएगा। मिथियोनिन जो आपका ये बन के तैयार है, ये ऊपर आ गया यहाँ पर। फिर दूसरा वाला मान लो कोई आया, ये आपका कोई अमीनो अम्ल लेकर आया, फिर जैसे ही अमीनो अम्ल बना करके आगे जाएगा ये नीचे गिर जाएगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा। 2 अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। एग्जाम में आता है, एग्जाम में सवाल आएगा कि देखो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, गाड़ी चलता है, देखो ये मैसेंजर आरएनए आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, और ये सभी क्या है? 2 कुर्सियां हैं। एक बार यहाँ बैठा, ठीक है, ये बैठकर पहले देखा कौन सा हमको अमीनो अम्ल बनाना है, बन गया अमीनो अम्ल, सोचेगा कि अब हम लेकर भाग जाए। जैसे ही बाहर निकलेगा ये क्या है? ये चुंबक है। ठीक है, आपको पता है ना, 2 चुंबक आपस में जुड़ जाते हैं। कभी भी आप आपस में 2 चुंबक को लाना, ऐसे लाना, पास पास लाना, तुरंत वो जुड़ जाएगा। इस तरीके से जुड़ जाता है, बस वैसे ही। ठीक है, ये इधर इसके सर पर है, ये इसके सर पर है। जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, आपस में जैसे ही करीब आए, थोड़ा सा भी पास आ गए, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरीके का संरचना बनाएंगे। 2 अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? पॉलीपेप्टाइड बंध पाया जाता है, और यही पूरी प्रक्रिया आपका अनुवादन कहलाता है। खत्म हो गया। ठीक है, अनुवादन की प्रक्रिया खत्म हो गई। सबसे पहले याद रखना, अगर कोई बोले अनुवादन की प्रक्रिया लिखने को, डेफिनेशन लिखना, उसके बाद लिखना अमीनो अम्ल का सक्रियण। सबसे पहले कोशिका द्रव में जितने भी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा, वो सक्रिय होने के बाद टीआरएनए से जुड़ जाते हैं ताकि वो सक्रिय हो जाए। फिर तीसरा, टीआरएनए एक एक करके क्या करेंगे? प्रारंभन कोड पर जाके जुड़ जाते हैं, जहां से प्रक्रिया शुरू होता है, और ये प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक उस एमआरएनए में समापन कोड ना आ जाए। ये पूरी प्रक्रिया आपका अनुवादन कहलाती है। इस प्रक्रिया में आपके अमीनो एसिड्स बनते हैं जो आपस में पॉलीपेप्टाइड नामक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। खत्म। इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको अपने एग्जाम में नहीं लिखना है, यही आपको केवल लिखना है। ठीक है, आपको ये पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ में अनुवादन और अनुलेखन का डेफिनेशन सब दिया है। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, अनुवादन की शुरुआत में एमआरएनए एक छोटे विशिष्ट राइबोसोम सब यूनिट से जुड़ जाता है। सबसे पहले क्या होगा? आपका एमआरएनए इस तरीके से था, इससे कौन जुड़ जाएगा? आपका राइबोसोम आरएनए के दोनों टुकड़े। राइबोसोम आरएनए के क्या है? 2 टुकड़े होते हैं ना, राइबोसोम आरएनए के 2 टुकड़े हैं, दोनों क्या करते हैं? इस तरीके से ऊपर और नीचे जुड़ जाएंगे। उसके बाद ये कहाँ पे जुड़ते हैं? हमेशा प्रारंभन कोड पे जुड़ेंगे। प्रारंभन कोड मतलब जहां से प्रक्रिया शुरू हो रही है। आगे लिखेंगे राइबोसोम एमआरएनए और पहले टीआरएनए के चारों ओर के एक वलय बनाता है। ये टीआरएनए ज्यादातर मेथियोनिन ले जाता है जो AUG स्टार्ट कोडॉन में मेल खाता है। इस सेटअप को दीक्षा परिसर कहा जाता है। अनुवाद आरंभ करने के लिए यह आवश्यक है। हमेशा अनुवादन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? AUG से। याद रखिएगा, ज्यादातर अनुवादन की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा AUG। और AUG कौन सा अमीनो एसिड बनाता है? मिथियोनिन। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऐसा टीआरएनए आपस में जुड़ेगा,
ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, एक टीआरएनए जुड़ेगा जो मिथियोनिन बनाएगा। जैसे ही मिथियोनिन बना लेगा, मिथियोनिन ऊपर चला गया, फिर दूसरा आएगा, दूसरा मान लो वैलिन बनाया, वैलिन वाला आकर के मिथियोनिन से जुड़ जाएगा, फिर तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, पांचवा बनेगा। इस तरीके से अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे और ये तब तक बनता रहेगा जब तक आपका समापन कोड ना आ जाए। और यही पूरी प्रक्रिया अनुवादन कहलाती है। अनुलेखन समाप्त हो गया, अनुवादन समाप्त हो गया। बताओ फटाफट कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को अनुवादन और अनुलेखन क्लियर है, फटाफट बताओ। कितने बच्चे बोल रहे हैं हमको क्लियर है? और कल के लिए बताइए, कल कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे? कल हम डीएनए और आरएनए बहुत बढ़िया तरीके से डीएनए की संरचना, आरएनए की संरचना, डीएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार जो एग्जाम में आते हैं हम वो कंप्लीट करने वाले हैं कल की क्लास में। डीएनए और आरएनए, क्योंकि देखो हम लोगों को आरएनए के प्रकार नहीं पता, और जबकि आपको बता दें एग्जाम में टीआरएनए की संरचना दे देता है, कभी एमआरएनए की संरचना दे देता है। ये 5 नंबर में आने वाले सवाल हैं, ठीक है? सभी बच्चे बताओ क्लियर है? देखो जिसको नहीं क्लियर है हम एक बार फिर से बोलेंगे, सभी बच्चे जिसको नहीं क्लियर है वो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, समझ में आ जाएगा, समझ में आपको आ जाएगा अगर आप इसको 2 से 3 बार देख लिए तो, ठीक है? आज संख्या बहुत ही ज्यादा कम था, मतलब एक कम होता है और एक बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है? तो आज बहुत ज्यादा कम था, अब हम कुछ नहीं बोलने वाले, ठीक है? आपका मन, आओगे तो वेलकम, नहीं आओगे भीड़ कम, कहानी खत्म, ठीक है? इससे ज्यादा अब हम कुछ नहीं बोल सकते। यस मैम, जी मैम क्लियर है। बस एक ही चीज बोलेंगे, अब एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा है। अरे नालायक, देख लो तुम लोगों का 1 जनवरी आने वाला है, 1 फरवरी को बिहार का एग्जाम है, बायो का 1 फरवरी को एग्जाम है ना, बस 30 दिन तो है। अरे जब 1 साल पढ़े हो 30 दिन और बढ़िया तरीके से पढ़ लो, उसके बाद बायो छूना मत, ठीक है? लेकिन कम से कम 30 दिन आप आराम से पढ़ लीजिए। जिस भी बच्चे को इसका नोट्स चाहिए वो क्या करेगा, वो जस्ट वेल क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेगा, और डाउनलोड करके वहां से क्या कर सकता है, क्रैश कोर्स के सेक्शन में जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फिर आप आराम से घर पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सभी बच्चे जस्ट वेल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करने के बाद क्रैश कोर्स में जाकर के पीडीएफ ले करके आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है? यस मैम, चलिए कोई बात नहीं, अब अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जस्ट वेल क्लासेस से जुड़े रहिए। ये वीडियो पसंद आया होगा, अनुलेखन और अनुवादन क्लियर होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और कल डीएनए और आरएनए आ रहा है तो इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। डीएनए और आरएनए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डीएनए आरएनए को तैयार करिए, और मिलते हैं कल के क्लास में। 5 दिन बोले थे हम आपको कि ये जो 6 दिन मेरे पास है, 6 दिन में 12 टॉपिक क्लियर करेंगे। 4 टॉपिक क्लियर कर चुके, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र कंप्लीट, अनुलेखन अनुवादन कंप्लीट, कल डीएनए आरएनए कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? ओके, हाँ जी सोनाली गिरी, क्लास एंड हो गया। अब आप लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो, ठीक है? जागो स्टूडेंट्स, जागो, अब समय बहुत कम रह गया है, समय बर्बाद मत करो, यूं बर्बाद मत करो। बाय।